दोस्तों, ईपी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल विकास में पढ़ रहे थे वृद्धि और विकास। क्या पढ़ रहे थे? वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वृद्धि और विकास के बारे में वृद्धि और विकास में कल हमने अंतर पढ़ा था। आज हम विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा जो मनुष्य जीवन होता है इसमें विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, किन किन अवस्थाओं में किस प्रकार हमारा विकास होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो अवस्था आती है वो अवस्था आती है गर्भकालीन अवस्था। कौन सी? गर्भकालीन अवस्था। कौन सी अवस्था? गर्भकालीन अवस्था। तो जो गर्भकालीन अवस्था होती है यानी बच्चे का जो माँ के गर्भ में कितने दिन वो गर्भ में ठहरता है वो होता है 270 दिन। गर्भकालीन अवस्था कितने दिन की होती है? 270 दिन की होती है। यानी कोई भी बच्चा गर्भ में औसतन 270 दिन रहता है। यानी गर्भकालीन अवस्था कितने दिन की हो गई? 270 दिन की। इसके बाद जो आता है वो आता है शैशवा अवस्था। कौन सी? शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था जो होती है वो हमारे जन्म से लेकर, कहां से? जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक होती है। कहां तक? 5 या 6 वर्ष तक होती है शैशव अवस्था। यानी बच्चे के जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक चलती है शैशव अवस्था। इसके बाद जो आती है वो आती है बाल्यावस्था। कौन सी? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है 5 या 6 वर्ष से लेकर 5 या 6 वर्ष से लेकर ये चलती है 12 वर्ष तक। कहां तक? 12 वर्ष तक चलती है। कौन सी? शैशवा अवस्था। यानी बाल्यावस्था 5 से 6 साल का बच्चा और कहां तक? 12 साल तक। यानी पहली गर्भकालीन अवस्था 270 दिन की होती है। शैशव अवस्था जन्म से लेकर 5 या 6 साल तक होती है। उसके बाद बाल्यावस्था 5 या 6 साल से लेकर 12 वर्ष तक होती है। इसके बाद आती है किशोरा अवस्था। इसके बाद कौन सी अवस्था आती है? किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था बाल्यावस्था के बाद आती है। तो जो किशोरा अवस्था की एज होगी, किसकी? किशोरा अवस्था की जो एज होगी वो होगी 12 वर्ष से लेकर, किशोरा अवस्था की जो एज होगी वो होगी 12 वर्ष से लेकर, कहां से? 12 वर्ष से लेकर 18 और 19 ईयर तक होगी। कहां से? किशोरा अवस्था की जो एज होगी वो कौन सी एज होगी? बच्चा जब 12 वर्ष से बड़ा होगा और 18 से 19 वर्ष तक का जो बालक होगा वो किसके अंदर आएगा? किशोरा अवस्था के अंदर आएगा। इसके बाद जो अवस्था आती है वो आती है प्रौढ़ा अवस्था। कौन सी? प्रौढ़ा अवस्था। प्रौढ़ा अवस्था जो होती है जो 18 या 19 साल से लेकर 18 या 19 साल से लेकर और 40 वर्ष तक आती है। कहां तक आती है? 40 वर्ष तक आती है। कौन सी? प्रौढ़ा अवस्था। यानी कि 18 या 19 वर्ष से बड़ा हो और 40 वर्ष तक के जो मनुष्य होते हैं वो किस में आते हैं? प्रौढ़ा अवस्था में आते हैं। इसके बाद जो अवस्था आती है वो आती है मध्य अवस्था। कौन सी? मध्य अवस्था। मध्य अवस्था होती है 40 ईयर से लेकर, कहां से? 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक होती है। कौन सी? मध्य अवस्था। मध्य अवस्था कहां से कहां तक? 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक। और आखिरी जो अवस्था आती है वो आती है वृद्धावस्था। कौन सी? वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था कहां से कहां तक होगी? वृद्धा अवस्था। तो वृद्धा अवस्था कहां से कहां तक होगी? वृद्धा अवस्था है जो 60 साल से लेकर 60 साल से अबोव, यानी 60 साल से अधिक उम्र किसमें आएगी? वृद्धा अवस्था में आएगी। तो जो विकास की अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था गर्भकालीन अवस्था कितने दिन की? 270 दिन की। उसके बाद शैशव अवस्था वो कितने दिन की आएगी? शैशव अवस्था आएगी जन्म से लेकर और 5 से 6 साल तक। उसके बाद आती है बाल्य अवस्था। तो बाल्य अवस्था 5 या 6 साल से लेकर और 12 वर्ष तक आती है। और किशोरा अवस्था, कौन सी अवस्था? किशोरा अवस्था 12 या 13 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक। तो जो हमारी शैशवा अवस्था, कौन सी? शैशवा अवस्था
दूसरी बाल्यावस्था, कौन सी? बाल्यावस्था। और तीसरी जो आती है किशोरावस्था, कौन सी? किशोरावस्था। ये तीनों जो एज हमारी होती हैं, ये तीनों अवस्था होती हैं विकास और शैक्षिक जीवन के लिए। किसके लिए? शैक्षिक दृष्टि से और विकास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। शैक्षिक दृष्टि से और विकास की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? शैक्षिक दृष्टि से और विकास की दृष्टि से ये तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तीनों अवस्थाएं सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं। कह सकते हैं कि जो भी हमें करना है, जो भी मनुष्य के अंदर होगा, वो इन तीनों अवस्थाओं के अंदर होगा। उसके बाद मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जो भी मनुष्य के अंदर जो बदलाव होंगे, जो उत्थान होंगे, जो गिरावट होगी, सब कुछ इन तीनों अवस्थाओं के अंदर होगी। तो अब हम तीनों अवस्थाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं शैशव अवस्था। कौन सी अवस्था ले रहे हैं? शैशव अवस्था। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं शैशव अवस्था। कौन सी अवस्था? शैशव अवस्था ले रहे हैं। सबसे पहले ले रहे हैं शैशव अवस्था। तो सबसे पहले आती है शैशव अवस्था। तो सबसे पहले होता है शैशव अवस्था। कितने साल से लेकर कितने साल तक होती है? तो सीधी सी बात होती है इसमें, जन्म से लेकर, कहां से? जन्म से और 5 या 6 वर्ष तक चलती है। कहां तक चलती है? 5 या 6 वर्ष तक। तो शैशव अवस्था में जो एज का यानी उम्र का जो दायरा होता है, वो बच्चे के जन्म से लेकर उसके 5 या 6 साल तक होता है। अब शैशव अवस्था को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो जन्म से 3 वर्ष तक। कहां से? जन्म से 3 वर्ष तक। कहां तक बांटा गया है? जन्म से 3 वर्ष तक। इसको तो नाम दिया जाता है पूर्व शैशव अवस्था। कौन सी? पूर्व शैशव अवस्था। कौन सी अवस्था? पूर्व शैशव अवस्था नाम दिया जाता है। और दूसरी होती है 3 वर्ष से लेकर 5 या 6 वर्ष तक। 3 वर्ष से लेकर 5 या 6 वर्ष तक। इस अवस्था को नाम दिया जाता है उत्तर शैशव अवस्था। कौन सी? उत्तर शैशव अवस्था। यानी शैशव अवस्था को भी 2 भागों में बांट दिया। एक तो जन्म से लेकर 3 साल तक और दूसरा बांट दिया 3 साल से 5 या 6 वर्ष तक। यानी 2 प्रकार से शैशव अवस्था बांट दिया। मुख्य एज जन्म से लेकर 5 या 6 साल तक। अब इसके भी 2 पार्ट कर दिए। क्वेश्चन आ जाए पूर्व शैशव अवस्था की आयु क्या होती है, तो सीधा सा जवाब होगा जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की एज। और उत्तर शैशव अवस्था के अंदर 3 वर्ष से लेकर 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था क्या होगी? शैशव अवस्था होगी। अब जो शैशव अवस्था होती है वो मनुष्य जीवन का सबसे आदर्श काल होता है। कौन सी अवस्था? शैशव अवस्था। सबसे आदर्श काल यानी ऐसा जीवन हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं आता है जो शैशव अवस्था के अंदर आता है। क्योंकि ना उस समय कोई टेंशन, ना कोई फिक्र, सिर्फ बच्चा अपनी मस्ती में मस्त। इसी कारण यानी उसको ना कोई चिंता होती है, ना कोई, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं होता है हो क्या रहा है। बच्चा केवल अपनी ही मस्ती में खेलता रहता है। इसी कारण इस जीवन को मनुष्य जीवन का सबसे आदर्श काल माना गया है। क्या माना गया है? मनुष्य जीवन का सबसे आदर्श काल। किसे? शैशव अवस्था को। ये प्रश्न काफी बार टीचर एग्जाम में आ चुका है कि मनुष्य जीवन का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो किस अवस्था को कहा जाता है? शैशव अवस्था को। अब इस अवस्था को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। किसको? शैशव अवस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इसके जो अन्य नाम होंगे वो इस प्रकार होंगे, यानी इस अवस्था को अनेक नामों से जाना जाता है। तो इस अवस्था के जो अन्य नाम है, तो इसका जो पहला नाम है सीखने की ये स्वर्णिम अवस्था है। क्या नाम है? सीखने की स्वर्णिम अवस्था। किसे कहा गया है? शैशव अवस्था को। इसको क्या कहा जाता है? सीखने की जो स्वर्णिम अवस्था है, इसको हम गोल्डन एज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गोल्डन एज।
एक बार एक प्रश्न दे दिया गया, सीखने की गोल्डन एज किस अवस्था को कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, शैशवावस्था। यानी उसने हिंदी में ना देके स्वर्णावस्था क्या दे दिया, गोल्डन एज क्या होती है, तो शैशवावस्था कहा जाता है सीखने की गोल्डन एज। क्योंकि हमने बुद्धि वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो बच्चे की बुद्धि की यानी सीखने की जो सर्वाधिक क्षमता होती है वो 0 से 3 साल तक विकसित होती है, और 0 से 3 साल किसमें आता है, शैशवावस्था में। इस कारण शैशवावस्था को सीखने की स्वर्णिम अवस्था या फिर गोल्डन एज कहा जाता है। दूसरा इसे कहा जाता है अतार्किक चिंतन की अवस्था। किसकी, अतार्किक चिंतन की अवस्था। किसकी अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था। यानी कि बच्चा इस एज में यानी 5 वर्ष तक की एज में बच्चा कोई चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कोई चिंतन की प्रक्रिया होती नहीं है, ना कोई वो तर्क कर सकता है ना कोई उत्तरक कर सकता है, यानी उसमें कोई चिंतन की भावना नहीं होती। आपको वही बताया था, ना कोई टेंशन ना कोई फिक्र। इसी कारण इस एज को क्या कहा जाता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या हो गया, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी किसे कहा जाता है, शैशवावस्था को। तीसरा नाम है स्वार्थी और स्व केंद्रित। क्या, स्वार्थी और स्व केंद्रित होता है। इसमें शैशवावस्था में जो बालक होता है वो स्वार्थी और स्व केंद्रित, यानी इसको स्वार्थी और स्व केंद्रित की अवस्था किसे कहा जाता है, प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है। तो किसे कहेंगे, स्वार्थी और स्व केंद्रित अवस्था, शैशवावस्था। क्योंकि देखो स्वार्थी को देखो, बच्चे को आप कुछ भी चीज दो वो ले लेगा, लेकिन बच्चे से वही चीज वापस लो तो बच्चा आपको नहीं देगा। इसी कारण क्या कहा जाता है, बड़ा स्वार्थी बालक है ये। तो इस कारण इसे स्वार्थी अवस्था भी कहा जाता है। स्व केंद्रित, बच्चा केवल खुद यानी स्वयं तक सीमित रहता है, उसे सामने वाले के बारे में कुछ नहीं पता होता है, इस कारण केवल उसका ध्यान सब कुछ स्वयं पर केंद्रित होता है। इस कारण इस अवस्था को क्या कहा जाता है, स्व केंद्रित अवस्था कहा जाता है। अगला आता है ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था। ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था, यानी इसका अन्य नाम क्या है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था। यानी बालक होता है जो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। यानी अगला इसमें आता है अनुकरण की अवस्था। किसकी, अनुकरण की अवस्था। किसकी अवस्था, अनुकरण की अवस्था। यानी बच्चे केवल सामने वाले को देखकर उसका अनुकरण करता है, यानी हम कुछ भी करेंगे तो बालक हमें देखकर वो ही कार्य करता है, यानी सामने वाले का या परिवार वालों का वो कॉपी करता है, सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश करता है। इसी कारण इस अवस्था को क्या कहा जाता है, अनुकरण की अवस्था कहा जाता है। देखो सबसे पहले हमने कहा सीखने की स्वर्णिम अवस्था किसे कहा जाता है, शैशवावस्था को। तार्किक चिंतन की अवस्था, स्वार्थी और स्व केंद्रित की अवस्था, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था और अनुकरण की अवस्था। ये शैशवावस्था के अनेक नाम हैं। क्वेश्चन इनसे भी आ सकता है कि तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा, शैशवावस्था को कहा जाएगा। अब शैशवावस्था की कुछ अनेक मनोवैज्ञानिकों ने कुछ परिभाषाएं दी। क्या दी, कुछ परिभाषाएं दी। तो सबसे पहले जो परिभाषा दी थी वो दी थी वाटसन ने। किन्होंने, वाटसन ने दी थी। सबसे पहले इसकी एक परिभाषा दी थी वाटसन ने। यानी कि शैशवावस्था, कौन सी अवस्था, शैशवावस्था, शैशवावस्था बालक के, शैशवावस्था बालक के सीखने की सीमा और यानी शैशवावस्था बालक के सीखने की सीमा और क्षमता, यानी शैशवावस्था में बालक के सीखने की सीमा और क्षमता अन्य अवस्थाओं की तुलना में, क्षमता अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होती है। अन्य अवस्थाओं की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होती है। तो वाटसन ने क्या कहा
कि जो हमारी शैशवावस्था होती है उसमें जो बालक के सीखने की सीमा होगी और क्षमता होगी, यानी बालक किस सीमा तक सीख सकता है और उसके सीखने की क्षमता कितनी होगी, ये अन्य अवस्थाओं की तुलना में सर्वाधिक किसमें होगी, शैशवावस्थाओं में होगी। किसने कहा, वाटसन ने, कि जो बालक के सीखने की सीमा और क्षमता है वो अन्य अवस्थाओं, यानी अन्य अवस्था कौन सी होगी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन अवस्थाओं की तुलना में जो सर्वाधिक सीखने की क्षमता और सीमा है वो किसमें ज्यादा होगी, शैशवावस्था में ज्यादा होगी। ये किसने कहा, वाटसन ने कहा। अब वैलेंटाइन ने भी एक परिभाषा दी शैशवावस्था की। शैशवावस्था के बारे में वैलेंटाइन ने क्या बताया, वैलेंटाइन ने बताया कि जो शैशवावस्था होती है, वैलेंटाइन ने बताया शैशवावस्था मनुष्य जीवन का, शैशवावस्था मनुष्य जीवन का आदर्श काल होता है। शैशवावस्था मनुष्य जीवन का आदर्श काल होता है। क्या होता है, आदर्श काल। किसने बताया, वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने क्या बताया, शैशवावस्था मनुष्य जीवन का आदर्श काल होता है। जैसे नाम से स्पष्ट है, वैलेंटाइन डे यानी प्यार का दिन। जैसे आजकल के युवा प्यार को अपने जीवन का सबसे आदर्श मानते हैं, इसी प्रकार इन्हीं के नाम से स्पष्ट होता है कि मनुष्य जीवन का भी जो सबसे आदर्श काल होगा वो कौन सा होगा, शैशवावस्था होगा। अब इसके बाद जो परिभाषा दी वो सिगमंड फ्राइड ने दी। किसने दी, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने जो परिभाषा दी उसके अनुसार बालक को जो अपने जीवन में, किसको, बालक को अपने जीवन में जो बनना होता है, यानी बालक को अपने जीवन में, यानी खुद के भविष्य में अपने जीवन में जो बनना है, यानी जो आगे उसका भविष्य बनना है, जो बनना है वह 4 या 5 वर्ष तक, 4 या 5 वर्ष तक तय हो जाता है, तय हो जाता है। ये किसने कहा, सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि बालक 4 या 5 वर्ष तक ये तय हो जाता है बालक के अंदर कि उसका भविष्य में क्या जीवन होगा, किस क्षेत्र में वृद्धि करेगा, कहाँ जाएगा, क्या उन्नति करेगा, वो सब कुछ 4 या 5 वर्ष तक तय हो जाता है कि बालक किस क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है। ये 3 परिभाषा हो गई। अब एक मनोवैज्ञानिक हुए, क्रो एंड क्रो। कौन से हुए, क्रो एंड क्रो। उन्होंने 20वीं सदी को, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, उन्होंने 20वीं सदी को बालकों की सदी कहा। किस, कौन सी सदी को, 20वीं सदी को बालकों की सदी कहा था। किसने, क्रो एंड क्रो नामक मनोवैज्ञानिक ने 20वीं सदी को बालकों की सदी कहा था। इसके बाद अब हम शैशवावस्थाओं की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं कि शैशवावस्था के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। किनकी चर्चा करेंगे, विशेषताओं की। किसके अंदर, शैशवावस्था के अंदर विशेषताओं की अब हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले बात करें सीखने की क्षमता। किसकी, सीखने की, या फिर इसको मानसिक क्षमता बोल सकते हैं, सीखने, या फिर इसको ले सकते हैं मानसिक क्षमता, यानी बालक की जो मानसिक क्षमता होती है वो कितना विकसित होती है। तो इसमें लेंगे 0 से 3 वर्ष तक सर्वाधिक, 3 वर्ष तक बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है। 3 वर्ष तक इसमें तीव्र वृद्धि होगी। कैसी वृद्धि होगी, तीव्र वृद्धि होगी, यानी बहुत तेज वृद्धि होगी। और 3 से 5 या 6 वर्ष तक ये मंद पड़ जाएगी, मंद गति से वृद्धि होगी। यानी कहने का मतलब सीधा है, बच्चे का जो मानसिक विकास है 3 वर्ष तक तो बहुत तेज गति से बढ़ेगा, लेकिन 3 वर्ष बाद वो गति है जो थोड़ा धीमा पड़ जाएगी, यानी उस गति से नहीं बढ़ेगा जो 3 वर्ष तक बढ़ रहा है। 3 वर्ष तक वो अपनी फुल रफ्तार पे होगा, बहुत तेज गति से उसका मानसिक विकास होगा, लेकिन 3 वर्ष बाद जो मानसिक विकास है ये थोड़ा धीमा पड़ जाता है। और अगला जो विकास आता है बालक का वो आता है शारीरिक विकास। कौन सा विकास, शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास होता है वो भी 0 से 3 वर्ष तक। कहां तक, 0 से 3 वर्ष तक तो बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। इसमें भी 0 से 3 वर्ष तक तीव्र गति से बढ़ेगा और 3 से 5 या 6 वर्ष तक
थोड़ा गति क्या हो जाती है, मंद। यानी वही बात हो गई, बच्चे का जो शारीरिक विकास है 3 वर्ष तक तो बहुत तेज गति से बच्चे का शारीरिक विकास होता है। उसके बाद जो बच्चे की शारीरिक गति है वो थोड़ी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो ये मानसिक विकास और शारीरिक विकास, ये शैशवावस्था की 2 विशेषताएं हो गई। अब जो अगली विशेषता है वो होती है अनुकरण की। यानी बच्चे के अंदर अनुकरण पाया जाता है, ये इसको नाम से भी जाना जाता है और ये विशेषता के अंदर आ जाता है। यानी बच्चा हर किसी की कॉपी करने की कोशिश करता है, यानी सामने वाला क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या खा रहा है, यानी हर क्षेत्र में बच्चा, उसके सामने व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो, जो कार्य करेगा बच्चा उसी का क्या करने की कोशिश करता है, अनुकरण करने की कोशिश करता है। इसी कारण शैशवावस्था को अनुकरण की अवस्था कहा जाता है। अगली जो विशेषता आती है संवेगात्मक, यानी कि शैशवावस्था में यानी संवेग पाया जाता है। शैशवावस्था में जो संवेग पाया जाता है वो भय जो मुख्य संवेग होता है शैशवावस्था का। कौन सा संवेग, मुख्य संवेग। यानी कि शैशवावस्था में सबसे ज्यादा या सबसे महत्वपूर्ण संवेग होता है वो एक भय होता है। यानी बच्चे के अंदर एक डर की भावना पाई जाती है, यानी बच्चा दूसरों को देखकर डरता है। घर वालों से तो भयभीत नहीं होगा, लेकिन बाहर वाले लोगों को देखकर उसको थोड़ा भय महसूस होता है या फिर डर महसूस होता है। इस कारण शैशवावस्था में जो मुख्य संवेग होता है वो कौन सा होता है, भय होता है। अगली जो विशेषता है वो होता है अंतः केंद्रित व्यक्तित्व। कौन सा केंद्रित, अंतः केंद्रित व्यक्तित्व पाया जाता है शैशवावस्था में। कौन सा, अंतः केंद्रित। यानी कि बच्चा अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर सकता, यानी उसकी जो भावनाएं हैं वो अंदर रहती है, बच्चा कुछ बाहर नहीं निकाल सकता, शैशवावस्था में बता नहीं सकता कि मेरे अंदर ये चल रहा है, ये चल रहा है। यानी वो स्वयं तक सीमित रहता है। जब भी तो हमने कहा था स्व केंद्रित होता है, स्व केंद्रित मतलब स्वयं तक सीमित रहता है। इस कारण इस अवस्था में बच्चा दूसरों के साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता है। इस कारण बच्चे में कौन सा व्यक्तित्व पाया जाता है शैशवावस्था में, अंतः केंद्रित व्यक्तित्व। तो बच्चा जब अंतः केंद्रित पाया जाता है तो समूहहीनता पाई जाती है। कौन सी, समूहहीनता। यानी बच्चा समूह का निर्माण नहीं कर सकता, दोस्ती वगैरह जो हम बोलते हैं कि समूह में रहने लगा है, गैंग में रहने लगा है, तो वो चीजें शैशवावस्था में नहीं पाया जाता है, यानी समूहहीनता पाई जाती है इस अवस्था में। तो ये थे यानी शैशवावस्था की हमारी क्या थी, ये विशेषताएं थी। अब आती है अगली विशेषता, काम प्रवृत्ति। कौन सी विशेषता, काम प्रवृत्ति। यानी अगली जो विशेषता होती है वो काम प्रवृत्ति। तो शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। किसमें, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, काम प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। किसमें, शैशवावस्था में नहीं। यानी जो सेक्सुअलिटी होती है वो शैशवावस्था में नहीं होती है, लेकिन सिगमंड फ्राइड नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। किसमें, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। किसने कहा, सिगमंड फ्राइड ने, कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, काम प्रवृत्ति पाई जाती है। किसने कहा, पाई जाती है, सिगमंड फ्राइड ने कहा। किन्होंने कहा, सिगमंड फ्राइड ने कहा। क्या कहा सिगमंड फ्राइड ने, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी जो मुख्य थ्योरी है उसमें तो क्या आता है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। क्वेश्चन आ जाए कि काम प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है तो हम करेंगे शैशवावस्था में। लेकिन यदि ये आ जाए कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, यदि क्वेश्चन में सिगमंड फ्राइड के अनुसार पूछे तो काम प्रवृत्ति पाई जाएगी। लेकिन यदि वो ऐसे पूछ ले कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, तो नहीं पाई जाती। इस अंतर को समझना है। वो केवल शैशवावस्था के नाम से पूछे तो नहीं पाई जाएगी, लेकिन सिगमंड फ्राइड के नाम से पूछे तो काम प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो दोस्तों आज हमने शैशवावस्था के बारे में अध्ययन किया। शैशवावस्था क्या एज होती है, क्या इसके अन्य नाम है, क्या इसकी विशेषता है। तो ये विकास की पहला तो टॉपिक था शैशवावस्था, उसके बारे में आज हमने अध्ययन किया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।